वही बहुत बड़ी डायन थी वो। रूम में चलने की आहट, लग रहा था कोई फुसफुसा रहा है, कुछ बोल रहा है। वही बंदा सोफा से उठ के आया और इस बार पता नहीं क्या सीख जैसा निकाला वो, और मेरे पेट पे एकदम लगा जैसे कि घुसा देगा, इतना तेज चुभाया वो। मेरा मिसकैरेज हो गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हम तक पहुंचाए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई ऐसी गलती कर ले जिसे वो जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं किसी भी लोकेशन पे, ऑफिस के काम से, या फिर जो रीलोकेट होते रहते हैं और फिर ऐसे लोगों के टच में आ जाते हैं जो लोग उन्हीं का बुरा चाहते हैं। मतलब आज का जो रियल इंसिडेंट है उसका शिकार कभी ना कभी कोई ना कोई बना होगा, बनने वाला होगा। आपके एक शेयर कर देने से इस रियल इंसिडेंट को शायद किसी की जान बच जाए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें पूजा ने भेजा है। पूजा, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ, पूरी परवरिश पटना में हुई और सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। उनके पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई करवाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई और उसके बाद उनके लिए एक लड़का देखा गया। उस लड़के का नाम था राहुल। 2022 में राहुल और पूजा की शादी हुई और राहुल जो थे वो गुड़गांव की एमएनसी में काम करने वाले थे। राहुल पहले अपने दोस्तों के साथ रहा करते थे, कुछ कलीग्स के साथ। जब इनकी पूजा से शादी हो गई तो गुड़गांव के नाथोपुर में इन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया। 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी, चौथे फ्लोर पे इन्हें मकान मिला था। 2 BHK मकान था, लेकिन वहां पर न्यूली कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो वहां पर एक कमी थी। जो इनका फ्लैट था उसके बगल वाला जो फ्लैट था उसकी बालकनी जो थी वो जुड़ी हुई थी और उसके बीच में लोहे का गेट था, दीवार नहीं थी, जिस वजह से कोई भी एक दूसरे की बालकनी में आ जा सकता था। पूजा ने बताया कि जब ये लोग वहां पे शिफ्ट हुए तो राहुल तो अपने कामों में व्यस्त हो गया, वो अपने ऑफिस में लग गया जैसे वहां पर पहले काम किया करता था। पूजा को सारा सामान सेटल्ड करने में 4 दिन कम से कम लग गए थे। 2 महीने हो गए थे। पूजा के दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अपने परिवार से इतनी दूर आ गई हूँ और पूजा का मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। पूजा बहुत ज़्यादा बोर होती थी और इस टाइम सीज़न ऐसा चल रहा था जहाँ पर पूजा ने ये सोचा कि अब मैं दिल्ली आ गई हूँ तो DU से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हूँ। फिर उन्हें याद आया कि अभी तो सीज़न ही नहीं चल रहा, जब एडमिशन होंगे तभी तो लूंगी। पूजा उस अपार्टमेंट में अकेली रह जाती थी जब राहुल चला जाता था और वो अपना वक्त काटे करती थी। इनके अपार्टमेंट के कुछ ही दूरी पे एक मंदिर था और मंदिर के जो पुजारी थे वो इनके गांव से बिलोंग करते थे और खाली वक्त जब हुआ करता था पूजा के पास तो वो मंदिर जाया करती थी, वहां पर जोत बत्ती किया करती थी, भगवान के दर्शन किया करती थी और पुजारी जी से बात किया करती थी। एक दिन जब पूजा मंदिर से वापस आ रही थी तो वो देखती है कि उनके अपार्टमेंट के गेट के बाहर एक बुजुर्ग औरत है जो कुछ ढूंढ रही है। पूजा उनके पास जाती है और बोलती है कि आंटी क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? और वो जो बुजुर्ग महिला थी उसकी उम्र कुछ 60 साल रही होगी और जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने मेरी तरफ देखा उसका रिएक्शन ऐसे था कि एकदम से कौन आ गया। इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई तो जो बुजुर्ग औरत थी उसने बोला कि बेटा मेरी चप्पल गायब हो गई है, गेट के बाहर रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो पूजा ने बताया कि हाँ ऐसा होता था, वहां पर कोई भी आता जाता एक दूसरे की चप्पल पहन के बाहर से निकल जाता था। पूजा ने बोला कोई नहीं आंटी, मैं मिलके आपके साथ ढूंढवाती हूँ। तो 2nd फ्लोर पे जाके बुजुर्ग औरत की चप्पल मिली। जब पूजा ने वो चप्पल लौटाई और वो जो बुजुर्ग महिला थी वो अपनी चप्पलें देख के बहुत खुश हो गई, तारीफ करने लगी कि बहुत अच्छी लड़की है बेटा तूने मेरी मदद की। और फिर उस बुजुर्ग महिला ने अपने बारे में बताया कि बेटा मैं अपनी भतीजियों के साथ रहती हूँ, वो मुझे बुआ बोलती है, तू भी आज से मुझे बुआ बोलियो। ये सब तो ठीक था, इनकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी, अचानक से वो जो बुजुर्ग महिला थी वो एकदम से पूजा को बोलती है और बताओ राहुल आ गया। पूजा उस टाइम पर कंफ्यूज हो गई कि ये राहुल को कैसे जानती है। तो इन्होंने पूछ लिया कि आप राहुल को कैसे जानते हो? तो बोली अरे हम सब एक साथ रहते हैं, आगे पीछे इतना तो पता रखना ही पड़ता है। और ये बोल के बुजुर्ग महिला बस इतना बोल गई कि आज से तू भी मुझे बुआ बोलियो और वहां से चली गई। पूजा ने बताया कि वो अपने घर में आ गई और घर में आने के बाद उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क चल रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या राहुल इन्हें जानता है? पूजा अब इस चीज से उभर रही थी कि ये जो बुजुर्ग महिला है ये राहुल को कैसे जानती है। वो सारी चीज़ों को इग्नोर करती हैं और वो बालकनी में बहुत कम जाया करती थी, लेकिन आज जब वो बालकनी में जाती हैं तो लेफ्ट की तरफ देखती हैं कि एक लोहे का गेट लगा हुआ है छोटा सा, जिसे आराम से खोला जा सकता है और एक दूसरे की बालकनी में एंट्री ली जा सकती है।
वहाँ पर पहली बार इन्होंने उस बड़ी वाली भतीजी को देखा जिसका नाम था कोमल। कोमल जो कि छोटे छोटे कपड़ों में वहाँ पे खड़ी थी और वो इनकी तरफ देखती है और एकदम से नमस्ते का इशारा करती है। तो यहाँ से पूजा भी नमस्ते करती है। तो कोमल जो वहाँ पे लड़की खड़ी थी वो पूजा से बोलती है कि आप पूजा हो? पूजा बोलती है हाँ, क्या हुआ? तो कोमल बोलती है कि मेरी बुआ मिली थी ना, उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे रहने आए हो। पूजा को थोड़ा ही अच्छा लगा था ये सुन के कि चलो भाई मेरे बारे में भी कोई जानना चाहता है। लेकिन इतने में सामने जो कोमल खड़ी थी उन्होंने पूछ लिया कि राहुल नहीं आया अभी तक। और पूजा का दिमाग फिर गया कि भाई ये चल क्या रहा है, ये भी जानती है राहुल को, इसकी बुआ भी जानती है, अब रह कौन गया? छोटी भतीजी। किसी दिन वो भी पूछ लेगी। जब राहुल ऑफिस से वापस आए शाम को तो पूजा के सवाल उन्हीं का वेट कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपने घर में कदम रखा राहुल ने पूजा ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या बात है, आपकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सुबह वो बुजुर्ग महिला पूछ रही थी और फिर दोपहर में वो कोमल नाम की लड़की ने पूछ लिया। यहाँ पर पूजा ने बताया कि अक्षय भाई राहुल का ना साफ मुद्दा है, राहुल किसी से फालतू में मुंह नहीं लगता। राहुल ने इतना ही बोला कि क्यों इतना मेलजोल बढ़ा रही हो, ये ऐसे ही हैं, पूछने आ जाते हैं कुछ भी, इनसे ज़्यादा बातचीत मत करो, अपने काम से काम रखो, ठीक नहीं रहता ऐसा। ये सुनने के बाद पूजा की रात अच्छी चली गई। सुबह पूजा की आंख खुली तो 11 बज रहे थे। ये अपनी बालकनी में जो प्लांट्स इन्होंने बालकनी में लगाए थे उनमें पानी डालने गई। वहाँ पे छोटी वाली भतीजी खड़ी थी जो ऐसा लग रहा था पूजा का ही वेट कर रही है। पूजा जैसे ही वहाँ पे आई तो छोटी वाली भतीजी बोली कि दीदी आपको बुआ बुला रही है। तो पूजा को लगा मुझे बुला रही है, चलो ठीक है चलती हूँ। जब इन्होंने गेट खोला और ये घर में गई तो देखा बड़ा नेगेटिव सी वाइब आ रही है, मतलब बड़ा अंधेरा सा है यहाँ पे। और जो बुजुर्ग महिला थी वो बैठी और पूजा को बोला कि बेटा तुम अपने ख्याल नहीं रखती हो क्या? उनके हाथ में चाय पकड़ा दी पूजा के और मट्ठी दे दी खाने के लिए। अब पूजा वहाँ पर हैरान होगी कि मैं तो पानी डालने आई थी, मैं क्या एकदम से क्या हो गया मेरे साथ, ये चाय क्यों पकड़ा दी बिना प्लानिंग के हिसाब से। तो वो बुजुर्ग महिला बोली कि अरे तुम अपना ख्याल वयाल तो रखती नहीं हो, इतने टाइम से मैं देख रही हूँ, बस इधर उधर घूमती रहती हो, चाय पियो। और वहाँ पर एक ऐसी बात बोलती जिसे सुन के पूजा के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूजा ने बताया कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। वो बुजुर्ग महिला एकदम से बोलती है कि अपना ख्याल रखा करो वरना बच्चे को दिक्कत होगी। पूजा ने बताया कि मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने राहुल तक को नहीं बताई थी ये चीज़। इस औरत को कैसे पता चली मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो पूजा ने यहाँ से इनिशिएटिव लिया और खुद से पूछ लिया कि आंटी आपको कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो उस बुजुर्ग महिला ने अपनी तारीफ शुरू कर दी कि मैं तो बिहार की हूँ, मेरे को तो देख के वैसे पता चल जाता है, जो लड़कियां चाल ढाल चलती हैं वो मेरे से क्या छुपेगा। पूजा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पता चल गया होगा। उन्होंने चाय पी, मट्ठी खाई और वो अपने घर पर वापस आ गई। घर पे आने के बाद पूजा ने बताया कि अक्षय भाई मुश्किल से 1-2 घंटे मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हुआ। पूजा ने बताया कि मैं आराम करने के लिए लेटी, मुझे इतनी तेज़ वॉमिटिंग आई, राहुल ने एंट्री मारी घर में, इन्होंने वॉमिटिंग करी और वॉमिटिंग में रक्त निकल गया। राहुल बहुत ज़्यादा डर गया। राहुल ने फटाफट इन्हें बैठाया, गाड़ी में लेके गए पास के हॉस्पिटल में और वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आपने कुछ गलत खाया होगा तो थोड़ा ध्यान रखा करो, अब तो आप पेट से हो। अब राहुल भी हैरानी से देख रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम थी। इनके बीच में थोड़ी कहा सुनी हुई तो पूजा ने बताया कि मैं 3 महीने बाद बताने वाली थी, मैं चाहती थी थोड़ा सरप्राइज रखूँ इस चीज़ को, लेकिन इस तरीके से सामने आ जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग हॉस्पिटल से वापस आए तो पूजा ने बताया कि अक्षय भाई एकदम से वो बुढ़ी औरत को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मेरे साथ क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई। जब हम सीढ़ियों से चढ़ के अपने अपार्टमेंट में जा रहे थे वो बुजुर्ग औरत अचानक से निकल के आई और बोली कि बेटा तेरी तबीयत खराब हो गई, तूने बताया क्यों नहीं मेरे को, क्या हुआ था? अब ये हैरान हो गई कि राहुल ने बताया क्या इन्हें? ये बोली नहीं आंटी सब ठीक है। और पूजा अंदर आई तो वो बुजुर्ग महिला अपने घर में घुसी और हाथ में एक नींबू का अचार लेके आई और सीधा पूजा को बोला कि बेटा ये नींबू का अचार खा ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर पूजा ने हाईलाइट किया कि मैं वो नींबू का अचार नहीं खाना चाहती थी। मैंने राहुल की तरफ देखा, राहुल मुझे इशारे से मना कर रहा था, लेकिन उस औरत की आंखों में पता नहीं क्या ऐसा हिप्नोटिज्म वाला सिस्टम था। मैंने नींबू का अचार लिया और मैंने खा लिया और मैं 2 सेकंड में बिल्कुल ओके हो गई। रात को बड़ी मुश्किल से पूजा को नींद आई, उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रही कि मुझे वॉमिटिंग कैसे हो गई। सुबह जब वो उठी तो उन्होंने राहुल का खाना तैयार किया और राहुल किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे राहुल का इंटरेस्ट धीरे धीरे इस फ्लैट से, इस ज़िंदगी से ख़त्म होते जा रहा था और पूजा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी। जैसे इनके बीच में थोड़ा मनमुटाव सा शुरू हो गया। पूजा ने बताया कि राहुल चले गए और ये बालकनी में गई तो अपनी चोटी बांध रही थी और बालकनी में साइड में वो बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने कहा बेटा चोटी मैं बांध देती हूँ। इन्होंने बहुत मना करने की कोशिश की पूजा ने, लेकिन बुजुर्ग थी तो कितना ही मना कर पाती। वो बार बार बोलती रही कि पड़ोसी तो एक दूसरे के काम आते हैं, आजा आजा। अपने पास बुला लिया और चोटी बांध रही थी, कंघी कर रही थी। और पूजा ने बताया अक्षय भाई मेरे सर में इतनी ज़ोर से कुछ चुभा जैसे मेरे सर में कुछ पूरी तरीके से अंदर घुसेड़ दिया। इन्होंने पीछे मुड़ी बोला आंटी आप क्या कर रहे हो, बहुत तेज़ी से कुछ चुभा।
उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये कंघी बेटा लग गई गलती से, माफ़ करियो। जब ये वहाँ से वापस आई, इन्होंने खूब सोने की कोशिश की, इनको सोने को मिला ही नहीं, क्योंकि इन्हें बार बार कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी परेशान करने लगी। रात को ऐसा लगता है जैसे इन्हीं के घर में 5-6 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई आगे पीछे घूम रहा है। और पूजा का सोना दुश्वार हो चुका था। ये सुबह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये देख रही थी कि नवरात्रे आने वाले हैं। ये नवरात्रे का सामान लेने नीचे गई, सारा सामान खरीदा। वापिस जब आई, बालकनी में जाके देखा तो जो तुलसी का पौधा रखा था उसमें किसी ने नाखून काट के डाल रखे थे। पूजा ने बोला, अक्षय भाई मेरा जो दिमाग खराब हुआ ना, मैंने सीधा उधर आवाज़ मारी कोमल को, जो उनकी बड़ी भतीजी थी, कि कोमल इधर आइयो, ये नाखून कहाँ से आए। तो कोमल ने इस तरीके से रिएक्ट किया, ओह शिट दीदी, मैं ऐसे करके फेंक रही थी और गलती से इसमें गिर गए। पूजा ने पहले तो झाड़ा अच्छे से, बढ़िया तरीके से धमकाया। उसके बाद पूजा ने बताया, अक्षय भाई वो जो तुलसी का पौधा था ना, वो उसी दिन पूरा खराब हो गया। अब नवरात्रे के दिन आने में कुछ ही दिन बचे थे। ये अपना डिस्टेंस बना रही थी पूजा उस घर से, लेकिन वो जो बुजुर्ग महिला थी वो इनके सामने जैसी आती ना, पूजा ने बताया कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा था अक्षय भाई, मैं समझ ही नहीं पाती। वो मेरे लिए खीर लेके आ रही है, मुझे खीर खिलाया, खीर में कुछ काला काला निकल रहा है। मैं पूछ रही हूँ इसमें क्या है, तो वो बोल देती है अरे मुनक्का होता है ना, उसका काला दाना होगा, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और ये खीर खा रही है। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने खीर खा ली, ये अपने घर पे आई, इन्होंने थोड़ा आराम करने की सोची। खीर खाने के बाद इनकी बॉडी बिल्कुल लेजी हो चुकी थी, इन्हें समझ नहीं आ रहा था अब इन्हें इतनी थकावट कैसे हो रही है। खीर खाने के बाद इनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। राहुल इन्हें डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, फिर आपने कुछ गलत खाया है। जैसे ये वापस आई, वो बुजुर्ग महिला हाथ में तेल और एक तरफ बबूत लेके खड़ी है कि बेटा मुझे पता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आ तेरे पैरों में स्वेलिंग हो रही है, मैं तेल लगा दूँ। इन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा कि सुबह तक तो कोई स्वेलिंग भी नहीं थी, स्वेलिंग भी कहाँ से शुरू हो गई। वो बुजुर्ग महिला, उसने पैर पर तेल लगाया, पूरा बबूत अच्छे से पेट और माथे पे लगा दिया। अब यहाँ पर राहुल खड़े होकर देख रहे कि ये हो क्या रहा है। नवरात्रे के दिन भी शुरू हो गए। पहला नवरात्रे था, आराम से बीता, दूसरा नवरात्रे आराम से बीता, तीसरा नवरात्रे इनके साथ ऐसा हुआ कि जब भी ये सोने को लेटती है ऐसा लगता है जैसे इनके आगे पीछे कोई कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इनके समझ से परे है। छठे नवरात्रे का दिन आया जब इन्हें मंदिर जाना था। वो बुजुर्ग महिला इनके पीछे पीछे बोली। पूजा ने बताया कि मैं सुबह निकली मंदिर के लिए और वो बुजुर्ग महिला मेरे सामने खड़ी होगी थाली लेके कि मैं भी चलूँगी मंदिर। मंदिर पहुंचे तो देखा नवरात्रि के दिन है तो भाई भीड़ तो भयंकर होनी थी, लेकिन वो जो पंडित जी थे वो इनके गांव से थे, पुजारी जी, तो उन्होंने अंदर बुलाया इन्हें और पूछा कि क्या हुआ बेटा, काफ़ी दिन बाद आई हो। तो इन्होंने बताया कि वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती और बस दर्शन करने आई थी माता के, तो दर्शन करके चली जाती हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि तुम मेरे गाँव की हो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तो पूजा ने देखा साइड में, तो वो जो बुजुर्ग औरत खड़ी थी वो पंडित को, पुजारी को घूर के देख रही है। उसके बाद ये लोग वापस निकले और भाई जैसे ही वो बुजुर्ग महिला अपने घर में गई, छठे नवरात्रे पे, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी पूजा की, राहुल ने छुट्टी ले रखी थी। पूजा जैसे ही अपने फ्लोर में घुसी, उन्होंने देखा बालकनी में राहुल खड़े हैं और किसी से बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा झांक के देखा तो देखा राहुल और कोमल आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बात ही कर रहे थे। तो पूजा ने सोचा कि क्या हो गया, बात ही तो कर रहे हैं। छठे दिन शाम को जब राहुल बाहर घूमने गए और इन्होंने अपनी पूजा पाठ की और पूजा थोड़ा सा सोना चाहती थी, आराम करना चाहती थी, उन्होंने सोचा आराम करूँ। उन्हें अचानक से ऐसे लगा जैसे सामने कोई 8-9 फुट का इंसान खड़ा है जो पूजा को ही घूर के देख रहा है। पूजा उठने की कोशिश करती हैं, उठ नहीं पाती, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने दबा दिया। वो अपने मुंह से किसी का नाम लेती, नाम नहीं निकल रहा। वो तो बस पूजा ने बताया कि कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि राहुल उसी टाइम आ गए। तो जब लाइट ऑन करी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये राहुल के लग के रोने लग गई कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, और राहुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राहुल ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारे दिमाग की खपच है, तुमने अपने आप बना रखा है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी सासू माँ को फ़ोन करा और सब कुछ बताया। तो सासू माँ ने बोला एक काम करो, लोबान जलाओ, गंगा जल छिड़को, सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने बताया उसी रात जिस दिन लोबान जलाया था, गंगा जल छिड़का था, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, मेरा फीवर 102 पहुँच गया। राहुल मुझे लेके पहुँचे फटाफट लेट नाइट हॉस्पिटल में, जहाँ पर मेरा चेकअप हुआ, मुझे दवाइयाँ दी, लेकिन इस हिसाब से कि बच्चे को फ़र्क ना पड़े। जब ये लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि 7वां दिन लग गया है, 12 बज चुके हैं और रात को वो बुज़ुर्ग औरत अपने घर में कोई हवन कर रही है। ये लोग देखते हैं और चुपचाप अपने घर में आ जाते हैं, सोते हैं, बड़ी मुश्किल से नींद आती है। और जब ये सुबह उठे तो राहुल ने छुट्टी की थी क्योंकि तबीयत ठीक थी नहीं पूजा की। सुबह सुबह गेट नॉक हुआ, इन्होंने गेट खोला, देखा सामने वो बुज़ुर्ग औरत खड़ी है, हाथ में उसका बबूत है, एक तरफ लड्डू है और कुछ तिल जैसे मखाने टाइप होते हैं। बुज़ुर्ग महिला अंदर आई और सीधा इनके हाथ में सारा सामान रख दिया और बोलने लगी खाओ बेटा तुम, ये मैंने रात को तुम्हारे लिए पूजा करी है ताकि तुम सही सलामत रहो। वो लड्डू खा लिया, मखाने भी खा लिए
और साथ में भभूत भी लगा ली, सब कुछ कर लिया जो जो वो बुजुर्ग महिला चाहती थी। अब इसके बाद पूजा का मन मचल गया बहुत बुरी तरीके से कि मैं घर में नहीं रुक सकती, मेरे को मंदिर होके आना है, मेरे को माता के दर्शन करने हैं। पूजा निकली और मंदिर गई तो पुजारी अचानक से देख रहे, बोले बेटा क्या हो गया, सब ठीक है? इन्होंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो रहा है, हेल्थ बहुत डाउन होती जा रही है। तो पंडित जी जो थे, पुजारी जी, उन्होंने बोला बेटा वो जो औरत तुम्हारे साथ आई थी ना, उससे जितनी जल्दी हो सके दूरियां बना लो। पूजा ने बताया अक्षय भाई मैंने इतनी बार पूछने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं बताया पुजारी जी ने। मैं अपने घर पे वापस आई, मैं अंदर घुसी और मैंने जो नज़ारा देखा उसको देखने के बाद मेरा खून खोल गया। राहुल आराम से सो रहे हैं और कोमल उनका सर दबा रही है। पूजा को इतना गुस्सा आया, सीधा कोमल का हाथ पकड़ा, दरवाजे से बाहर फेंका कि आज के बाद मेरे घर में मत आ जियो। राहुल से इनकी लड़ाई होगी। राहुल ने बोला कि मेरी क्या गलती है, मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कब बैठ गई है और इसने कब सर दबाना शुरू कर दिया। राहुल वहाँ से गुस्सा होकर निकले, वो बुजुर्ग महिला आ गई कि बेटा उसकी कोई गलती नहीं है, राहुल के सर में दर्द हो रहा था तो उसने लगा दिया होगा हाथ, ऐसे तू गलत क्यों समझ रही है? पूजा ने बुजुर्ग महिला को बोला कि आंटी अभी मेरे को बात नहीं करनी है, आप मेरे घर से बाहर चले जाओ। थोड़ा सा कमर पे हाथ लगा के गेट के बाहर करा, गेट बंद करा, बालकनी में आई फ़ोन मिलाने के लिए। पूजा ने बताया अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा किसी ने जूड़ा खींचा और मेरे पेट पे जैसे ईंट मारी किसी ने जोर से, मैं वहीं की वहीं बैठ गई, मैं कब बेहोश होगी मुझे नहीं पता। और जब पूजा की आंख खुली उन्होंने देखा पूजा बेड पे लेटी हुई है और आंख खोलते ही देखा साइड में राहुल खड़ा है, बुआ और दोनों भतीजा खड़ी हुई हैं और इनके माथे पे पूरी भभूत रगड़ रखी है, पेट पे पूरी भभूत रगड़ रखी है, पता नहीं क्या ही कर रखा है। पूजा ने अपने आप को देखा और बुजुर्ग महिला को बोला ये आपने मेरा क्या हाल कर दिया? तो बोली बेटा तेरी सलामती के लिए कर रही हूँ मैं, ताकि तेरे साथ कुछ गलत ना हो। इन्होंने ससुराल में फ़ोन करा और गुस्से में पूजा ने सब बता दिया कि राहुल को मैंने इस पोजीशन में पकड़ा, वो सो रहे थे, वो लड़की सर दबा रही थी। तो सासू माँ ने बोला कि ठीक है मैं राहुल से बात करती हूँ, राहुल की जम के क्लास लगाएगी। फिर पूजा ने बोला कि मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने अपने पापा को भी फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पापा ने बोला कोई नहीं, मैं 1-2 दिन में नवरात्रे पे आ ही रहा हूँ, फिर बात करते हैं सामने सामने। पूजा ने बताया कि 7वां दिन गया, 8वां दिन आ गया। 8वें दिन ये अपने आराम से घर में बैठी हुई थी, राहुल बाहर गए हुए थे किसी काम से। पूजा ने बताया कि मैं बस मुझे इतना याद है मैं बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी बहुत हैवी हो रही है। इनकी जब आँख खुली इन्होंने देखा वो 8-9 फीट का बंदा जो पहले भी इन्हें एंटिटी दिखी थी वो चल के आई, उसने कुछ निकाला सरिया और इनके पेट में इस तरीके से दबाया। पूजा ने बताया मेरी जान निकल जाती, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई, मेरी आँख खुली, मैं हॉस्पिटल में थी। 9वां दिन लग गया था, मतलब 9वीं आ गई थी, सारे घर वाले इकट्ठे हो गए थे और सुबह सुबह मुझे पता चला कि मेरा बच्चा मेरे पेट में नहीं रहा। पूजा ने बताया अक्षय भाई मेरी हालत इतनी ख़राब होगी कि जितने भी पास के रिलेटिव थे वो अपने साथ एक बाबा को लेके आए। बाबा नॉर्मल कपड़ों में हॉस्पिटल में आए और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि पूजा करनी पड़ेगी, इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। सारे के सारे जितने भी रिलेटिव थे वो फ्लैट पे आए, फ्लैट में पूजा करवाई, अच्छे से क्लीन करवाया उसको। फिर पता चला पूजा के ऊपर 6 प्रेत छोड़ रखे थे, बट किसने छोड़े, क्यों छोड़े, क्या रीज़न था? जब गहरी पूजा हुई, पूरी तरीके से चेक करा गया, तब पता चला कि वो जो औरत है, वो बुजुर्ग औरत जो साइड में रह रही है, वो एक डायन है। वो इसी तरीके से प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट बना के उनके बच्चों को खा के अपनी शक्तियाँ बढ़ाती है। और वो जो कोमल है, जो लड़की है, उसका राहुल पे दिल आ रखा था लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं था कि वो राहुल को किसी से शेयर कर पाए, इसलिए वो राहुल की जान के पीछे पड़ी हुई है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे छोटी वाली भतीजी थी वो विक्टिम थी। पूजा ने बताया अक्षय भाई उस लड़की ने मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि उससे इंटरेक्शन हो पाए। तो जब पूजा को सब कुछ पता चला, पूजा ने सवाल रखा बाबा जी से कि इसको क्यों नहीं पता चलता कुछ भी, राहुल को क्यों कुछ नहीं होता? उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी के टाइम पे कामाख्या मंदिर से 2 लॉकेट दिए थे, राहुल के पास वो लॉकेट है पर तुम्हारा लॉकेट शादी के टाइम पे ही खो गया था। और सब हैरान हो गए कि ये बात बिल्कुल सच थी। इसी गलती की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। बाबा जी ने बोला कि भाई इस फ्लैट को छोड़ दो, अपने कहीं और चले जाओ, ये औरत तुम्हारा कुछ कर तो नहीं पाएगी लेकिन कोई ऊंच नीच हो आगे के लिए तो वो सही नहीं होगा। पूजा ने बताया उसके बाद इन्होंने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया, खरीदा नहीं था, रेंट पे लिया था, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और अब इनकी लाइफ सही चल रही है। राहुल से अब इनके रिलेशन फिर ठीक हो गए हैं, सारी चीज़ें हटा दी गई हैं इनके ऊपर से जो भी है, लेकिन जो लॉस हुआ उसकी कोई रिकवरी नहीं है। और मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो हमें पूजा ने दिया कि अक्षय भाई सबको बता देना, जितने भी लोग हैं आंख बंद करके भरोसा ना करें, खासकर आज के टाइम पे उन बुजुर्गों के जो आपके घर के नहीं है, क्योंकि ये पुरानी तंत्र विद्या जानते हैं। पूजा ने बताया कि मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी परवरिश की है कि मैं अननोन से कुछ खाऊं ना, लेकिन जिस तरीके से मैं वश में आती चली गई ना, अगर मैं आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है। इन्होंने बताया कि वो औरत पटना बिहार की थी ही नहीं, वो बंगाल की औरत थी। बाद में जब बाबा जी ने बताई ये चीज़, वो बंगाल की है और वो काला जादू जानती है,
डायन है। आगे जाके उनका क्या हुआ नहीं पता, लेकिन पूजा और राहुल जो थे वो अलग शिफ्ट हो गए और फाइनली अब वो खुश हैं। अब इतना सब कुछ बताने के बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले ऐसे अवेयरनेस वीडियो आपके पास आ जाए। और इसके बाद जो हम बोलते हैं कि भाई आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं, तो आपकी डिमांड पे ही हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम अक्षय वशिष्ठ होरा शो, जहां पर हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं। तो अगर आप आना चाहो और इस तरीके से अपना पूरा हादसा बताना चाहो, तो आप जो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट अपना व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेज दो, नीचे हाईलाइट कर दो कि अक्षय भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी, कुछ चीज़ें आपको बताएंगी, प्रोसीजर बताएंगी, वो करने के बाद आप आ सकते हो, रियल इंसिडेंट बता सकते हो, ताकि जनता उससे कहीं ना कहीं सीख ले ले। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इतना ही बोलूँगा कि जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं, फेसबुक को भी उतना प्यार दीजिए। भाई माँ बाप की सेवा करो, ये फालतू चीज़ों में मत पड़ो, पड़ोसी गए तेल लेने। जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार पर ध्यान दो। दूसरों से संबंध अच्छे बनाने के चक्कर में हम अपने खुद के जितने भी संबंध होते हैं वो खत्म कर देते हैं। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा अपने रिलेटिव से भरोसा करो, लेकिन माँ बाप की जितनी सेवा कर सकते हैं कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था, राहुल मुझे इशारा करता रहा, फिर मैं उसके हाथ से नींबू का अचार लेकर के खा गई। वो ऐसे ही मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बच्चों को मार करके उससे अपना शक्ति बढ़ाती थी। और कोइंसिडेंट उसकी बड़ी वाली भतीजी को राहुल पे दिल आ गया था, तो इसलिए वो उसको मारना चाहती थी, क्योंकि उसका तो हो नहीं सकता था। सोची कि चलो इसको ख़त्म ही कर दिया जाए।